नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 30, 31, 32 जो कंपल्सरी लाइसेंस के ऊपर जो सेक्शन है उसकी बात करेंगे और उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंट है कॉपीराइट एक्ट 1957 और खासकर हमारा फोकस रहेगा कंपल्सरी लाइसेंस टू पब्लिश और कम्युनिकेट टू द पब्लिक द वर्क और ट्रांसलेशन। ये चैप्टर 5 में आता है हमारे कॉपीराइट एक्ट में। तो चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 लाइसेंसेस, तो उसका सेक्शन 30 ये कहता है, सेक्शन 30 ऑफ कॉपीराइट एक्ट ये कहता है इट इज अबाउट लाइसेंस बाय ओनर्स कॉपीराइट, के जो ओनर होते हैं कॉपीराइट के, तो वो उनकी जो लाइसेंस है, वो जो लाइसेंस देते हैं उसके बारे में सेक्शन 30 में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि द ओनर ऑफ कॉपीराइट इन एनी एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोस्पेक्टिव ओनर, कि अभी जो काम है उसने जो किया है, आपको पता होगा कि कॉपीराइट किसको मिलता है कि आपने कुछ क्रिएट किया है। जैसे आपने कुछ बुक लिखी है, आपने कोई ड्रामा लिखा है, आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, या फिर आपने कोई मतलब कोई नाटक लिखा हुआ है, कोई कोई लिटरेचर लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट मिल सकता है, आपका अपना क्रिएशन। तो जो अभी एग्जिस्टिंग में आपको कुछ लिखा है या फ्यूचर में आपने कुछ लिखा है या फ्यूचर में कुछ लिखने वाले हैं, तो एग्जिस्टिंग ओनर के ऊपर भी लगता है या प्रोस्पेक्टिव ओनर के ऊपर भी लगता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर में। सो द ओनर ऑफ कॉपीराइट इन एनी एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोस्पेक्टिव ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन एनी फ्यूचर वर्क, कि फ्यूचर में कोई काम हुआ है, काम होने वाला है, इसका भी जो ओनर होगा उसे प्रोस्पेक्टिव ओनर कहता है। तो जो एग्जिस्टिंग वर्क का जो अभी जो ओनर है कॉपीराइट का, या जो फ्यूचर में होने वाला है, तो उस दोनों को ये डील करता है सेक्शन 30। he may grant any interest in the right by license, कि अपना कोई भी इंटरेस्ट जो है, जो मैंने कोई सपोज मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, मैं कोई सॉन्ग लिखता हूँ या फिर कोई कंपोज करता हूँ, म्यूजिक को कंपोज करता हूँ, तो उसके लिए मुझे कॉपीराइट मिलता है। तो मैं उस कॉपीराइट का फायदा उठा सकता हूँ और मैं उसका लाइसेंस भी किसी और को दे सकता हूँ। तो मे ग्रांट एनी इंटरेस्ट इन द राइट बाय ग्रांटिंग लाइसेंस, और जब लाइसेंस में दूंगा किसी को तो राइटिंग में दूंगा, राइटिंग बाय हिम और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, कि मैंने अपना एजेंट बना के रखा हुआ है, अपनी ऑफिस बना के रखी हुई है, और वो क्या कर सकते हैं, वो लाइसेंस दे सकते हैं। तो सपोज मैंने कुछ क्रिएट किया है, कोई मैंने बुक लिखी है, कोई म्यूजिक कंपोज किया है, कोई लिटरेरी वर्क किया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उस चीज का बेनिफिट ले सकता हूँ और उसका कॉपीराइट जो है, उसकी कॉपीराइट का मैं मालिक हूंगा तो किसी को लाइसेंस दे सकता हूँ, या मेरी ऑफिस के द्वारा भी किसी को मैं कॉपीराइट दिलवा सकता हूँ, लाइसेंस दिलवा सकता हूँ, जो कि मेरे वर्क का बेनिफिट ले सकता है। आगे लिखा है इसमें सेक्शन 30 में, इट प्रोवाइडेड दैट in the case of license relating to copyright in any future work, the license shall take effect only when the work comes into existence, कि अगर कोई फ्यूचर में कुछ काम करने वाला हूँ, उसके लिए मैंने कोई लाइसेंस जो है वो किसी को जारी कर दिया किसी, तो वो इम्प्लीमेंट तभी हो पाएगा, वो इफेक्ट में तभी आ पाएगा अगर जो फ्यूचर में मैं काम करने वाला हूँ वो अगर एग्जिस्टेंस में आए तो। लेकिन अगर मैंने कॉपीराइट दे दिया लेकिन फ्यूचर में कोई मैंने काम ही नहीं किया, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ये सेक्शन ये बता रहा है। तो अभी जो मैंने कुछ क्रिएट किया है, कोई बुक लिखी है या फ्यूचर में बुक लिखने वाला हूँ, उसका कॉपीराइट अभी से मैं बेच सकता हूँ। तो फ्यूचर वाले के लिए ये है कि अगर फ्यूचर में मैं लिखूंगा तो ही इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है इस सेक्शन में, where a person to whom a license relating to copyright in any future work is granted under this section dies, क्या फ्यूचर में मैं कुछ करने वाला था और उसके लिए मैंने कॉपीराइट का लाइसेंस किसी को दे दिया था, लेकिन क्या हुआ कि वो काम पूरा हो उससे पहले मैं मर जाता हूँ, बिफोर द वर्क कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तो क्या होगा, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि मेरा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, शैल इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन टू कॉन्ट्रारी टू लाइसेंस, के लाइसेंस मैंने जो बेचा है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई और बात नहीं लिखी थी, तो क्या होगा, बी एंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ द लाइसेंस, कि मैंने फ्यूचर में कोई काम कर दिया, फ्यूचर का काम करना था, मैंने लाइसेंस दे दिया था, काम कर दिया, लेकिन मैं मर जाता हूँ, तो बेनिफिट किसको मिलेगा, तो उसका बेनिफिट जो है वो जो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये सेक्शन 30 कहता है। आई होप आपको सेक्शन 30 समझ में आ गया होगा। सेक्शन 30 जो है बस इतना कहता है कि ओनर ऑफ कॉपीराइट की तरफ इशारा करता है कि कौन ओनर होता है, तो जो
क्रिएट करता है, कोई सर्जन करता है किसी साहित्य का, किसी लिटरेचर का, म्यूजिक का, तो उसे कॉपीराइट मिल सकता है, उसे भी मिल सकता है। और जो एग्रीमेंट है वो प्रस्पेक्टिव भी हो सकता है, मतलब मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी हो सकता है। तो सेक्शन 30 डील्स विद द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। उसके बाद सेक्शन 30 ए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये सेक्शन 19 की तरफ इशारा करता है। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 में ही सेक्शन 19 भी है, उससे ये रिलेटेड है। ये कहता है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 एंड 19 ए शेल with any necessary adaptation and modification apply in relation to license under section 30। section 30 में हमें 19 और 19 ए सेक्शन भी लागू होते हैं as they apply in relation to assignment of copyright in above। तो सेक्शन 19 और सेक्शन 19 ए जो है वो वो असाइनमेंट की बात करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइसेंस एंड असाइनमेंट। तो 1919 ए जो है वो असाइनमेंट की बात करता है कि जिस तरीके से असाइनमेंट देने में जो भी एग्रीमेंट होता है वैसा ही एग्रीमेंट लाइसेंस देने में भी होता है। लाइसेंस में क्या है, आप कोई अधिकार दे रहे हो, और असाइनमेंट में क्या होता है कि जैसे प्रोप्राइटरशिप होती है, आप सारा का सारा अधिकार जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको दे रहे हो। तो अभी समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या फर्क होता है। लेकिन सेक्शन 19 और 19 ए जो है वो असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइटेड इन अ वर्क है, जबकि हमारा 30 जो है 30 ए जो है ये सेक्शन हम लाइसेंस, कंपलसरी लाइसेंस के ऊपर डील करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि सेक्शन 19 में लिखा क्या है। तो इट टॉक्स अबाउट मोड ऑफ असाइनमेंट। पहला सेक्शन कहता है, इसका सब सेक्शन कहता है नो असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इन एनी वर्क शैल बी वैलिड अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड विच इज साइन बाय असाइनर। असाइनर मतलब जैसे कॉपीराइटर होता है जिसने क्रिएट किया है कोई काम, अगर क्रिएट किया है, कोई बुक लिखी है, तो वो अगर किसी और को उसका हक दे रहा है तो उसे असाइनर कहते हैं, पूरा पूरा हक दे दिया कुछ टाइम के लिए, तो उसे असाइनर कहा जाता है, और जिसने लिया उसे असाइनी कहा जाता है। तो यहाँ पे असाइनर को क्या करना पड़ेगा, अपना अधिकार किसी और को देने के लिए उसको रॉयल्टी तो लेगा, लेकिन बदले में क्या करेगा, वो साइन करके देगा, राइटिंग में देगा। सो राइटिंग साइन बाय असाइनर और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, उसका जो एजेंट होगा वो साइन करेगा। यहाँ 19 ए ये कहता है अगर कोई डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, इसमें पहला सेक्शन सब सेक्शन कहता है इफ असाइनी फेल टू मेक सफिशिएंट एक्सरसाइज ऑफ द राइट, कि जो असाइनी है जिसको दिया गया है ये अधिकार, वो असाइनी है और वो फेल हो जाता है कि वो अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करता है, सफिशिएंट एक्सरसाइज ऑफ द राइट असाइन टू हिम, एंड सच फेलियर इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ असाइनर। अगर किसी कोई गलती होगी असाइनी की, तो उसकी गलती का भरपाई जो है वो असाइनर नहीं करेगा। कि मतलब उसको अधिकार तो दे दिया लेकिन आगे उसने पब्लिश ही नहीं किया वो काम, या उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो उसका जो भुगतान है वो असाइनर को नहीं करना पड़ेगा, उसको तो अपनी रॉयल्टी मिलेगी ही मिलेगी। देन एपिलेट बोर्ड में ऑन रिसीप्ट ऑफ कंप्लेन फ्रॉम द असाइनर, तो उसमें असाइनर जो है वो कंप्लेन कर सकता है, एंड आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी एज इट मे डीम नेसेसरी रिवोक सच असाइनमेंट, फिर असाइनमेंट वापस ले लिया जाएगा। क्योंकि होता है ना कि अगर असाइनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ना करे आगे, जैसे मैंने कोई बुक लिखी और मैंने किसी को असाइनमेंट दे दिया, कि मैंने दे दिया कि ठीक है कुछ रॉयल्टी ले ली और बदले में मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया कि आप मेरा काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन वो आगे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करता है, तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा और ज्यादा बुक नहीं बिकेगी, तो एज ए असाइनर, मैं जो असाइनर हूँ उसको भी नुकसान होगा ना, क्योंकि जितना बुक बिकेगा उसी पे तो मुझे रॉयल्टी मिलने वाली है। तो आगे अगर बेच नहीं सकता, उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया है, तो क्या हो सकता है कि मैं एपिलेट बोर्ड, मतलब कहाँ पे आप केस कर सकते हो, एपिलेट बोर्ड होता है वहां पे, तो एपिलेट बोर्ड को मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, इंक्वायरी हो सकती है, और अगर देखा जाए कि गलती असाइनी की है और वो एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये असाइनमेंट वापस भी लिया जा सकता है। तो ये सेक्शन 19 ए में कहा है। चलो समझ लेते हैं कि लाइसेंस और असाइनमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे दो शब्द है, सेक्शन 30 के बाद जो 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 चीजें हैं वो लाइसेंस, कंपलसरी लाइसेंस से डील करती है, और सेक्शन 19 ए जो है वो असाइनमेंट से डील करती है। क्या है, तो लाइसेंस में क्या होता है, merely it legalize the doing of certain things which otherwise can only be done by the copyright owner। कि जो क्रिएशन करने वाला है, जो कॉपीराइट ओनर है वही करता, लेकिन अगर मैंने लाइसेंस दिया है तो जिसको मैंने लाइसेंस ही है, जिसको लाइसेंस दिया है वो लाइसेंस ही है, तो वो कुछ अधिकार रखेगा, लीगली कुछ कर पाएगा जिसका मैंने लाइसेंस दिया है। जबकि असाइनमेंट में क्या होता है कि पूरी की पूरी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है, असाइनर के द्वारा पूरी ओनरशिप असाइनी को ट्रांसफर कर दी जाती है। दूसरा पॉइंट ये कहता है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है
कि लाइसेंस में नो प्रोप्राइटी राइट इज क्रिएटेड अंडर लाइसेंस। लाइसेंस अगर मैं किसी को देता हूँ तो कोई प्रोप्राइटी राइट नहीं दिया है मैंने, उसके वो बिजनेस के फॉर्म में काम नहीं कर सकता। लाइसेंसी हैज एन इंडिविजुअल राइट इन द इंटरेस्ट क्रिएटेड विच इज नॉट असाइनेबल, कि उसके पास इंडिविजुअल राइट तो होगा और वो आगे इसका अधिकार नहीं ले सकता है। जैसे मैंने किसी को लाइसेंस दिया, वो यूज कर सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन वो आगे इसके आगे किसी को असाइनमेंट में नहीं दे सकता है। जबकि असाइनमेंट में क्या होता है, प्रोप्राइटी राइट अराइज फ्रॉम असाइनमेंट्स। द असाइनी मे रीअसाइन और डील विथ हिज इंटरेस्ट इन एनी वे ही लाइक। असाइनमेंट में क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोप्राइटी राइट चला जाता है और वो आगे भी असाइनमेंट दे सकता है उसका। दूसरा मतलब असाइनमेंट एक वाइड टर्म है, जबकि लाइसेंस में कुछ अधिकार ही होते हैं। लाइसेंस में तीसरा पॉइंट कहता है मियर लाइसेंसी कैन नॉट sue an infringer in his own name without joining the owner of copyright as co-plaintiff or co-defendant। कि क्या होता है कि सपोज लाइसेंसी जो है, किसी ने लाइसेंस लिया है मेरे से और आगे वो देखता है कि किसी ने लाइसेंस का दुरुपयोग किया है, किसी ने कॉपीराइट की अवहेलना की है, वायलेट किया है, तो वो उसको मतलब उसको अगर उसके ऊपर केस करना होगा तो उसको मुझे भी साथ में को प्लेंटिफ रखना पड़ेगा। हम मिलके करेंगे। वो अकेला ही केस नहीं कर सकता, सू फाइल नहीं कर सकता, कंपनसेशन नहीं ले सकता है। उसको जो कॉपीराइट ओनर होगा उसके साथ भी उसके साथ मिलके उसको को डिफेंडेंट या को प्लेंटिफ बनना पड़ेगा। वो अकेला ही नहीं कर सकता, को केस नहीं लड़ सकता उसके ऊपर। लेकिन असाइनमेंट में क्या होता है, सो असाइनी हैज अ लीगल इंटरेस्ट इन हिज ओन नेम। ये प्रोप्राइटरशिप हो गया, इसके पास लीगल इंटरेस्ट हो गया। सो ही एंटाइटलिंग सच असाइनी या ट्रांसफरी टू सू इन इन्फ्रिंज इन हिज ओन नेम एज एन एक्सक्लूसिव असाइनी। तो यहाँ पे उसके पास एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है, वो अपने नाम पे भी उसे असाइनमेंट मिला है, तो एक तरीका का अधिकार मिला है, तो वो खुद भी लड़ सकता है केस और कंपेंसेशन ले सकता है। और चौथा पॉइंट कहता है लाइसेंस में देयर इज नो चेंज ऑफ ओनरशिप विद द लाइसेंस। कि अगर मैंने कुछ क्रिएट किया है, मैं कॉपीराइट ओनर हूँ और उसके बाद मैंने किसी को लाइसेंस दिया है, तो उसके पास लाइसेंस ही वो यूज कर सकता है कुछ अधिकारों का, लेकिन टोटल ओनरशिप उसको नहीं दी गई है। इट इज अ परमिशन टू यूज द कॉपीराइट विद इन द लिमिट ऑफ लाइसेंस विदाउट एनी ब्रीच ऑफ कॉपीराइट। कि मतलब कॉपीराइट को यूज कर सकता है लेकिन एक लिमिट के अंदर कर सकता है, वो कॉपीराइट का ब्रीच नहीं कर सकता। जबकि असाइनमेंट में क्या होता है, विद इन असाइनमेंट द असाइनी बिकम द ओनर ऑफ कॉपीराइट व्हिच हैज बीन असाइन टू हिम। असाइनमेंट में पूरा ओनर का ओनर बन जाता है ये, जबकि लाइसेंस में कुछ अधिकार ही उसको मिलते हैं, ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 30, जो है वो ओनर ऑफ द लाइसेंस, कंपलसरी लाइसेंस या कॉपीराइट ओनर की बात हो रही है। सेक्शन 30 ए क्या कहता है, इट इज इट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 19। सेक्शन 19 में जो सा, सारे नियम थे, वो सारे नियम जो है वो यहाँ लाइसेंस में भी लागू होते हैं। जैसे मोड ऑफ लाइसेंस, तो जब भी आप किसी को लाइसेंस देते हो तो आपको ड्यूरेशन फिक्स करना होता है कि आप कितने महीने के लिए या कितने साल के लिए लाइसेंस दे रहे हो। उसके बाद आपको लिखित में राइट्स विच हैव बीन लाइसेंस, कौन कौन से राइट्स आपको दिए जा रहे हैं वो भी आपको लिख के देने पड़ेंगे। जैसे मैंने किसी को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लाइसेंस दिए हैं, अब उसमें मैं स्पेसिफिकली लिखूंगा कि उसमें कौन कौन से राइट मैंने दिए हैं। उसके बाद टेरिटोरियल एक्सटेंड, कि पूरे गुजरात का मैंने लाइसेंस लिया है सिर्फ, या पूरे इंडिया का दिया है, या गुजरात और महाराष्ट्र का दो टेरिटरी का ही मैंने दिया है, तो ये टेरिटोरियल एक्सटेंड भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा क्वांटम ऑफ रॉयल्टी, कि कितनी रॉयल्टी चार्ज करने वाला हूँ, हमारा एग्रीमेंट क्या हुआ है, वो भी सेक्शन 30A में लिखा होना चाहिए सेक्शन 19 के हिसाब से। एंड टर्म्स रिगार्डिंग द रिवीजन, कि अगर मुझे रिवीजन करना है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, या एक्सटेंशन हो सकता है, टर्मिनेशन कैसे होगा, ये सारी बातें सेक्शन 30A में लिखी हुई है। नेक्स्ट सेक्शन आता है कॉपीराइट एक्ट का, वो है सेक्शन 31। ये डील करता है कंपलसरी लाइसेंसिंग वर्क्स विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक। ओरिजिनल जो कॉपीराइटर है, जो ओनर ऑफ कॉपीराइट है, जिसने क्रिएट किया है, सपोज उसने जानबूझ के लोगों को ये कम्युनिकेट नहीं किया है, ये जो वर्क है, लिटरेचर है, या फिर ये जो भी उसने क्रिएट किया है, तो वो उसने अपना अधिकार तो ले लिया, कॉपीराइट तो कर लिया, लेकिन लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया है। तो यहाँ पे सेक्शन 31 मदद करेगा। Section 31 deals with compulsory licensing works withheld from public. Means work published and withheld from public, like owner refused to grant license to republish. तो उसने एक बार पब्लिश कर दिया, अब दोबारा एक टाइम के बाद दोबारा पब्लिश नहीं कर रहा है और किसी को लाइसेंस भी नहीं दे रहा है कि मैं पब्लिश नहीं होने दूं। या
ओनर रिफ्यूज टू ग्रांट लाइसेंस टू परफॉर्म, इसके ऊपर परफॉर्मेंस भी नहीं होने दे रहा है। जैसे किसी ने म्यूजिक बना लिया, पता है ना, 7 साल हो गए या एक टाइम ड्यूरेशन हो गया, उसके बाद उसको वापस किसी को रीमेक करना है, नया वर्जन बनाना है, तो राइट, तो आगे लाइसेंस नहीं दे रहा है किसी को, ताकि वो वर्क वहीं पे रुक गया। तो रिफ्यूजल, अगर यहाँ पे रिफ्यूज वो करता है और उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, रिफ्यूजल विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पे सेक्शन 31 मदद कर सकता है आपको कंपलसरी लाइसेंस दिलाने में। यहाँ पे एपिलेट बोर्ड डायरेक्ट द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, जो है ना, जो परमिशन देने वाले लोग होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट होते हैं। तो एपिलेट बोर्ड डायरेक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट टू ग्रांट टू द कंप्लेनेंट लाइसेंस। आप एपिलेट बोर्ड को कंप्लेन कर रहे हो और वो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि कंप्लेनेंट को आप लाइसेंस दो टू रीपब्लिश द वर्क और परफॉर्म द वर्क इन द पब्लिक। तो आप परफॉर्मेंस भी कर सकते हो पब्लिक में, या फिर इसको रीपब्लिश भी कर सकते हो। ये आप कंप्लेन करके अधिकार ले सकते हो। किसके हिसाब से? सेक्शन 31 के हिसाब से। तो एक केस है, यहाँ पे महत्वपूर्ण केस है, एक है एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड वर्सेस सुपर कैसेट इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये बहुत चर्चित केस रहा था। इसमें जो सुपर कैसेट इंडस्ट्री लिमिटेड ने क्या किया था, तो ये अपना मतलब रिपब्लिश, मतलब जो गाने, कुछ गाने थे उसको वापस कॉपीराइट उन्होंने ले लिया था, लेकिन बाद में क्या था कि वो उसे वापस लाइक एंटरटेनमेंट मतलब परफॉर्मेंस नहीं होने दे रहे थे। तो एक रेडियो की कंपनी थी, उन्होंने, ये केस हुआ था और उन्होंने देखा था कि विदाउट रीजनेबल ग्राउंड ये रिफ्यूजल किया हुआ है, तो ये ग्रांट किया गया था कि आप एक रॉयल्टी पे करके ये लाइसेंस ले सकते हो और आप पब्लिक में इस गानों को आप चला सकते हो, परफॉर्म करवा सकते हो या फिर बजा सकते हो। उसके बाद सेक्शन 31 ए की बात करते हैं। सेक्शन 31 जो है, वो 31 जो बात कर रहा था कि अगर रिफ्यूज किया हो, रिपब्लिश या परफॉर्म नहीं करने दे रहे हो, 31 ए कहता है कंपल्सरी लाइसेंस व्हेन वर्क अनपब्लिश एंड ऑथर इज डेड और अननोन। कि कोई बहुत अच्छा काम है, कोई म्यूजिक है या कोई बुक है, बहुत अच्छी बुक है, तो ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्यों? क्योंकि उसका ऑथर मर गया है, जो कॉपीराइट ओनर था वो मर गया है, या नहीं पता है कि इसका ओनर कौन था। इस केस को कैसे डील करना है, तो ये सेक्शन 31 ए हमें बताता है। सेक्शन 31 ए जो है वो बात करता है कि where in case of any unpublished work or any work published or communicated to the public and the work is withheld from the public in India, या तो अनपब्लिश हो ये काम, या तो पहले पब्लिश किया था लेकिन बाद में इसको अब लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा, क्यों? क्योंकि ऑथर इज डेड या अननोन, या हम ऑथर का पता नहीं लगा पा रहे, पता नहीं कहाँ चला गया, कैन नॉट बी ट्रेस्ड, या ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन सच वर्क कैन नॉट बी फाउंड। अब बहुत ढूंढ रहे हो, आपने एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया, आपने मेल भी लिख लिया, आपने मतलब जरूरी चीजें जो एक रीजनेबल ग्राउंड पे होनी चाहिए थी वो कर ली, लेकिन आपको ओनर नहीं मिला है। तो क्या हो सकता है? एनी पर्सन, कोई भी, मे अप्लाई द अपीलेट बोर्ड। आप अपीलेट बोर्ड को अप्लाई कर सकते हो और अपनी सिचुएशन बता सकते हो कि ये वर्क मुझे पब्लिश करना है लेकिन इसका ऑथर ही नहीं मिल रहा मुझे, मैं क्या करूं? तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो अपीलेट बोर्ड को फॉर लाइसेंस टू पब्लिश या कम्युनिकेट टू द पब्लिक ऑफ सच वर्क, या ट्रांसलेशन करवा के किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, लेकिन आपको ऑथर ही नहीं मिल रहा, आपने अपीलेट बोर्ड को ये बताया, तो अपीलेट बोर्ड आपकी मदद कर सकता है, आपको लाइसेंस दिलवा सकता है। और यहाँ पे क्या होगा, आपको पेमेंट जो है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में करना पड़ेगा, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको आप रॉयल्टी दे सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट आर्टिकल 31 ए में है। 31 ए कहता है कि अगर ऐसी चीज हो जाए जब ऑथर डेड है या ऑथर के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे? एडवर्टाइजमेंट दोगे, एडवर्टाइजमेंट और प्रपोजल इन न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर में दोगे, और जो भाषा में आप ट्रांसलेट करवाने वाले हो उसमें भी आप न्यूज दोगे। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट दोगे, उसके बाद एप्लीकेशन टू कमर्शियल कोर्ट या एपीलेट बोर्ड को आप अप्लाई करोगे इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, प्लस फी पे करोगे, प्लस ये कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट रखोगे कि मैंने ऐसे एडवर्टाइजमेंट करवाया है। उसके बाद कमर्शियल कोर्ट या एपीलेट बोर्ड इसकी इंक्वायरी करवाएगा, और उसके बाद जब पता चलेगा कि ऐसा ही है, तो दे विल डायरेक्ट द रजिस्ट्रार टू ग्रांट कॉपीराइट सब्जेक्ट टू। तो मतलब इसके बारे में जो लाइसेंस है उसके लिए, उसको देने के लिए रजिस्ट्रार को वो डायरेक्ट करेंगी, लेकिन आपको यहाँ पे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, अगर वो डेथ है तो, और कोई उसका हेयर ना मिला तो। अगर उसका कोई हेयर है, कोई वंशज है, तो आप उनको भी अरेंजमेंट हो सकता है कि उनको भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेनली ना मिले कोई तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में ये पेमेंट हो सकता है और आप लाइसेंस ले सकते हो, और इस काम को भी आप लोगों के पास पहुंचा सकते हो। उसी सेक्शन 31 बी में
कंपल्सरी लाइसेंसिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसेबल, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा हो, एनी पर्सन इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसेबल, डिसेबल के लिए काम कर रहा हो, तो उसके लिए सेक्शन, तो उसको भी कंपल्सरी लाइसेंस मिल सकता है। और ये सेक्शन 31 बी में दिया हुआ है, बेनिफिट ऑफ डिसेबल पर्सन, एनजीओ या एनी पर्सन टू वर्किंग फॉर देम, दे गेट कंपल्सरी लाइसेंस टू पब्लिश एनी वर्क एंड इट इज गिवन बाय कोर्ट। ये बेनिफिट भी कोर्ट देता है, ये आर्टिकल 31 बी में दिया हुआ है। आर्टिकल 31 सी कहता है स्टैट्यूटरी लाइसेंस फॉर कवर वर्जन, क्या होता है ना, कुछ हम रीमेक करने वाले हैं, कुछ कवर वर्जन है, तो न्यू परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग बाय म्यूजिशियन अदर देन द ओरिजिनल कंपोजर सॉन्ग, इसके बारे में आर्टिकल सेक्शन 31 सी में दिया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सेक्शन के बारे में बात। सो मच, बाय।